हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एथिक्स CS4 क्लासेस की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रोमो वीडियो आ चुका है। अपने उस प्रोमो वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में पूरी एथिक्स को किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे उसके बारे में बताया था। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को देखा होगा। आज ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 से आज हम अपने सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि ताकि आपका जो एथिक्स से संबंधित जो विषय है वो काफ़ी अच्छे से टैकल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एथिक्स CS4 का पार्ट 1 है अपनी क्लास का। आज हम अपने इस पार्ट 1 में देखेंगे कि एथिक्स क्या होती है, उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका मानव के साथ में संबंध क्या है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एथिक्स में और मोरलिटी में क्या डिफरेंस है। साथ ही कई सारी शब्दावलियाँ, चाहे वो विश्वास हो, मूल्य हो, मानदंड हो, सिद्धांत हो, नैतिकता हो, इन सब को हम काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और जब हम इस पूरे टॉपिक को एनालिसिस कर लेंगे तो आपका सिलेबस का एक काफ़ी मेजर पार्ट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें एथिक्स को किस तरीके से पढ़ना होता है। क्लियर? तो हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करें, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक स्टोरी बताएं। इससे पहले हम आपको एक बार अपना सिलेबस दिखा देते हैं। आप में से जिन बच्चों के पास सिलेबस ना हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको ये सिलेबस शेयर कर देंगे। आप वहाँ पे जो जुड़े हैं वो मांग सकते हैं, हम आपको वहाँ पे इस सिलेबस के बारे में बता देंगे। ठीक है? तो हमारा जो पहला सिलेबस है वो यही है कि नीति शास्त्र और मानवीय संबंध क्या है। अब प्रश्न यही उठता है कि हम इसको बताएं कैसे, जब हमें पूरा पता ही नहीं होगा कि नीति शास्त्र का ओरिजिन कैसे हुआ, नीति शास्त्र के टाइप्स क्या थे, तब हम कैसे बता पाएंगे इनके बिना कि मानव के साथ उसका क्या संबंध है। और जब तक मानव के बिना हम उसका संबंध नहीं बता पाएंगे तब तक हम उसके परिणाम, उसके डायमेंशन, इन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हमने कोशिश यही की है कि आज के अपने इस पार्ट में मानवीय संबंध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, टाइप्स इसके आपको पूरे बता देंगे, इसका ओरिजिन आपको बता देंगे और ये बता देंगे कि जो शब्दावलियाँ हैं वो क्या क्या हैं और मोरलिटी के साथ में क्या डिफरेंस है। जब सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कई सारी थ्योरीज़ को एनालिसिस करेंगे, जो कि थ्योरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम केस स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ता है। और फिर हम देखेंगे कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या है। अभी आप समझ जाएंगे कि वास्तव में सिलेबस किस तरीके से ड्राइव किया गया है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए, आपके पास ये सिलेबस होगा। तो अब हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम आपको काफ़ी सारी डिटेल में बातें बताएंगे। हम अपनी बातों को डिटेल में आपसे शुरू करें, आपको पहले हम कुछ चीज़ों के लिए अवेयर कर दें। हम जब भी एथिक्स बोलेंगे उसका मतलब होगा नीति शास्त्र। हम जब भी आपके लिए मोरलिटी शब्द का उपयोग करेंगे उसका मतलब होगा नैतिकता। क्लियर? आप सोच रहे होंगे कि सर आप हिंदी में ही क्यों नहीं बोल रहे। हिंदी में ना बोलने की दो वजह हैं। पहली वजह ये है कि आपसे UPSC हिंदी में तो लिखने को कहेगी, बट इंटरव्यू में आपसे और डेली की लाइफ में आपसे क्या होता है कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज एथिक्स क्या है, आपसे ये पूछेगा कि साहब एथिक्स क्या है। तो अब आपको अगर यही नहीं पता है कि एथिक्स का मतलब ही नीति शास्त्र है तो आप कैसे समझ पाएंगे। और एक और बात आपको बताएं कि नीति शास्त्र लिखना और बोलना काफ़ी जटिल है, लेकिन एथिक्स लिखना काफ़ी सहज है। आप UPSC के एग्ज़ाम में चाहेंगे तो आप हिंदी में ऐसे एथिक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। UPSC के एग्ज़ामिनर को वो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप इसमें हमें नीति शास्त्र वर्ड लिखकर ही दीजिए। ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करें या इन सारी चीज़ों को हम कवर करें, इससे पहले हम आपको हर एक चीज़ का बेसिक मतलब और बेसिक इसके क्या फीचर हैं उन सारी चीज़ों को बता देते हैं। तो पहला मन में आपके ये प्रश्न आया होगा कि सर आप ये बताइए कि जो नीति शास्त्र है वो वास्तव में क्या है। ठीक है?
नीति शास्त्र क्या है। हम पढ़ने तो जा रहे हैं एथिक्स, लेकिन एथिक्स को अगर हम ये कहें सामान्य रूप में क्या है, तो देखिए इसकी एक कोई निश्चित या फिक्स परिभाषा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही जो परिभाषा है वो एथिक्स है, ठीक है। एथिक्स को आप एक तरीके से ये बस कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, यहाँ हर एक वर्ड को ध्यान से देखना, और क्योंकि हर एक वर्ड काफ़ी क्रिस्टली आपका क्लियर होना चाहिए। हर एक वर्ड में कोई ना कोई मर्म छिपा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप उनके एक एक वर्ड पर फोकस करना। हालांकि हम आपको जब पूरी क्लास एंड हो जाएगी तो हर एक वर्ड से रूबरू करा चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि अगर हमने यहाँ पे नैतिक लिखा है तो सिद्धांत ही क्यों लिखा, क्योंकि सिद्धांत का अपना एक अलग मर्म है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो नीति शास्त्र सामान्य तौर पर क्या होती है, ये वास्तव में नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली होती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं। नैतिक सिद्धांत सामान्यतः मतलब ये होता है कि दुनिया में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये वास्तव में नैतिक सिद्धांत हैं। जैसे चोरी करना पाप है, ठीक है, तो चोरी करना ये नैतिक सिद्धांत है। अब ये नैतिक सिद्धांत कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आपको पता है कि चोरी करना क्या है, एक निगेटिव है। तो इसी सिद्धांत के बारे में ये बताता है नीति शास्त्र। क्लियर, यानी कि कहने का मतलब सामान्य तौर पर अगर हम ये कहें कि नीति शास्त्र वास्तव में क्या है, नीति शास्त्र उन नीतियों का एक पुलिंदा है, उन नीतियों की एक पुस्तक है जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा कृत्य मानव के लिए उचित है, कौन सा कृत्य मानव के लिए अनुचित है। कृत्य का मतलब होता है कार्य। इतनी बातें आप समझ गए। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यूपीएससी आपसे परिभाषा नहीं पूछती है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप नीति शास्त्र की हमें परिभाषा बताइए, या आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप हमें नैतिकता की परिभाषा बताइए। ना तो आपसे यूपीएससी कभी परिभाषा पूछेगी यानी कि डेफिनेशन पूछेगी, ना ही आपसे कभी थ्योरीज पूछेगी, ना ही कभी आपसे टाइप्स पूछेगी, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक में जितना हम आपको पढ़ाएंगे ना, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगी। तो आपको लग रहा होगा सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो, पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो थ्योरीज है ये आपको केस स्टडी को सही से सॉल्व करने में मददगार होगी। जो डेफिनीशन है वो आपके माइंड सेट को ब्रॉड बनाएगी, जो टाइप्स हैं वो आपके लिए आगे चलकर पॉइंट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। समझ गए, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे यूजफुल नहीं है, बट ये हमारे लिए इनडायरेक्टली ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इतनी बातें आप समझ गए। तो आपको अगर परिभाषा ना भी याद रहे नीति शास्त्र की, नैतिकता की, तो चिंतित ना होना, निराश मत होना और हताश तो बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब ये आप समझ गए तो हमने आपको क्या बताया कि नीति शास्त्र क्या होता है, कि ये नैतिक सिद्धांतों का एक पुलिंदा होता है जो मानव को अच्छा या बुरा करने के लिए बताता है कि कौन सी चीज़ गुड है और कौन सी चीज़ बैड है। इतनी बातें समझ गए। अब ये कौन सी चीज़ गुड है, कौन सी चीज़ बैड है, इसका जो डिसीजन लिया जाता है और इस डिसीजन के अनुरूप जो व्यक्ति जीवन जीता है वो वास्तव में उस इंसान का संबंध दर्शाता है उस पुस्तक के साथ में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नीति शास्त्र रूपी इस पुस्तक में मानव रूपी ये व्यक्ति जब कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ता है, उससे सीखकर अपने जीवन में उन विचारों को उतारता है, उसे अपनाता है, तो हम कह देते हैं कि ये मानव का और एथिक्स का अपना एक संबंध है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि मानव अपने जीवन में जितनी भी क्रिया विधि करता है, उन क्रिया विधियों के लिए जो गाइडलाइन वो लेता है, वो गाइडलाइन उसे मिलती हैं कहाँ से, एथिक्स से। और इन एथिक्स की गाइडलाइन को मानव अपने जीवन में जब उतार लेता है तो हम कह देते हैं कि इन एथिक्स की गाइडलाइन का मानव के साथ में एक संबंध है। और ये संबंध क्या करेगा,
जब मानव को नैतिकता से पोषित बातें मिलेंगी, जब उसको नैतिकता से संपन्न विचार मिलेंगे, जब उसको नैतिकता से संपन्न गुण मिलेंगे, तो वो मानव गुणवान बनेगा। उसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ब्रॉड बनेगा, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी लीगल बनेंगी, उसकी जो अप्रोच है वो काफ़ी रैशनल बनेगी, यानी कि तार्किक बनेगी। और उस अप्रोच से वो न केवल अपनी फलक को मजबूत कर पाएगा, बल्कि अपने समाज को एक नई दिशा और नया ज्ञान दे पाएगा। अर्थात सिंपल सी बात है कि मानव ने जब इथिक्स के साथ अपना संबंध बनाया, जब उसने इथिक्स के साथ अपनी दोस्ती की, जब उसने इथिक्स के साथ अपनी सहृदयता को जोड़ा और उससे प्रेम किया, तो उसने एक ऐसा समाज क्रिएट कर दिया जिसमें सहिष्णुता थी, जिसमें सार्वभौमिकता थी, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम था, जिसमें नैतिक आचरणों की एक पुस्तक विद्यमान थी जो उसे नित्य बताती थी कि समाज में ये सही है और ये गलत है। इतनी बातें आप समझ गए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कि नीति शास्त्र का मानव के साथ में क्या संबंध है, 2 पेज में लिखकर नहीं पूछेगा। लेकिन ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वास्तव में किस तरीके से नीति शास्त्र की पुस्तक ने मानव को नैतिक बनाने का कृत्य किया या मानव को नैतिक बनाने के लिए आगे आई। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान देना। क्या हमने ये बताया, ये मानव जब यहाँ आया इस पुस्तक के पास तो अपनी दोस्ती कर ली, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये मानव जब इस पुस्तक पर आया तो इसने अपने हिसाब से विचार गढ़ लिए। दूसरा मानव जब यहाँ से इस पुस्तक के पास आया तो इसने अपने विचार गढ़ लिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि हर एक मानव के लिए इथिक्स की जो पुस्तक थी वो अलग अलग थी। जैसे सिंपल सी बात है, किसी को कोई लड़की हूर लगती है तो किसी को कोई लड़की पसंद नहीं आती, किसी को कोई लड़का हैंडसम लगता है तो किसी को कोई लड़का मूर्ख लगता है। कहने का क्या मतलब है, हर एक व्यक्ति का जो व्यू है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। उसी तरीके से इस इथिक्स की बुक के लिए हर एक व्यक्ति का जो व्यू है वो अलग अलग है। अब जब हर व्यक्ति का व्यू अलग अलग है तो व्यक्ति से ही तो एक परिवार बनता है, एक परिवार से ही तो एक समाज बनता है, एक समाज से ही तो एक कबीला बनता है, एक कबीला से ही तो एक समुदाय बनता है, एक समुदाय से ही तो एक प्रांत बनता है, एक प्रांत से ही तो एक राज्य बनता है और एक राज्य से ही तो एक देश बनता है। यानी कि हो सकता है इस व्यक्ति का देश, इस व्यक्ति का प्रांत, इस व्यक्ति का समाज और इस व्यक्ति का जो समुदाय है उसकी इथिकल मान्यताएं अलग हों, ध्यान देना, और इस व्यक्ति की जो इथिकल मान्यताएं हैं वो अलग हों। समझ गए? यहाँ व्यक्ति का मतलब पर्सनली व्यक्ति नहीं मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति का मतलब ये है कि उस कम्युनिटी की, उस समुदाय की, जिस समुदाय में लोग रह रहे हैं उस समुदाय की जो इथिकल मान्यताएं हैं वो अलग हो सकती हैं दूसरे समुदाय की। जैसे आप इंडिया की जब बात देखते हैं तो इंडिया में क्या कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस चीज़ की? कल्चर की। डाइवर्सिटी किस चीज़ की? रिचुअल्स की, यानी कि रीति रिवाजों की, सांस्कृतिक परंपराओं की, किस तरीके की वेशभूषा की। जैसे हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि हम पैंट शर्ट पहनते हैं, वेस्टर्न में चले जाइए क्या है? कोट पैंट है, टाई बेल्ट है, साउथ में चले जाइए लुंगी है, धोती है। तो अब आप बताइए, अगर आप साउथ में जाते हैं और आपने लुंगी नहीं पहनी तो साउथ वाले ये थोड़ा ना कहेंगे कि आप अनएथिकल हैं, क्योंकि ये आपकी सोसाइटी का कल्चर नहीं है, ये उनकी सोसाइटी का कल्चर है। उसी तरीके से वो लोग जब आपके यहाँ आएंगे तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि साहब आप पैंट पहनिए, आप शर्ट पहन कर आइए। या वो वेस्टर्न चले जाएंगे तो वो लोग ये नहीं कह सकते कि आप अनएथिकल लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनका इथिक्स अलग है, इनकी इथिक्स अपनी अलग है। इतनी बातें समझ गए? कहने का अगर एक तरीके से पूरा ब्रीफ में इसे डिस्कस कर दें तो क्या मतलब निकलता है? यही कि हर व्यक्ति की जो इथिक्स है, हर व्यक्ति का मतलब हर एक समुदाय की जो इथिक्स है वो अलग अलग है। क्लियर? और अलग अलग के कारण हर एक समुदाय का जो समाज है
उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो नैतिक परंपरा है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे एक समाज में सती प्रथा को अलाउ माना गया, एक समाज में बाल विवाह को उचित माना गया, एक समाज में कन्या भ्रूण हत्या को उचित माना गया, एक समाज में समलैंगिकता अपराध नहीं है, एक समाज में आप एडल्ट्री को अपराध नहीं माना गया, एक समाज में दहेज प्रथा उचित है, एक समाज में बाल विवाह के साथ साथ बाल मजदूरी उचित है, लेकिन दूसरे समुदाय में ये अपराध है, दूसरे समुदाय में इनको अनैतिक माना गया है। क्यों? क्योंकि ये उस समाज के इथोस को, उसके इथिक्स को डिफाइन नहीं करते, ये उनसे अलग तार्किकता को पोषित करते हैं। इतनी बातें आप समझ रहे हैं ना? देखो, ये पूरी कहानी की तरह बस समझना है, पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके बस माइंड को हम ओपन कर रहे हैं, आपके दिमाग में छिपी हुई इन अनंत संभावनाओं को हम बस जागृत कर रहे हैं कि आपका व्यू ओपन हो जाए। अर्थात जैसे आप जब लड़ाई करते हैं ना किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से कि वो मेरी क्यों बात नहीं मान रही, वो मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वर्सेस वाइफ होता है, ठीक है। हस्बैंड क्या कहते हैं वाइफ से कि तुम्हारे घर में जो चलता होगा बट ये मेरे घर में नहीं चलता है। यानी कि हस्बैंड के घर की जो एथिक्स है वो अलग है अपेक्षाकृत वाइफ के घर की। वाइफ के घर की एथिक्स हस्बैंड के घर की एथिक्स के अलग है। जैसे आप देखेंगे कि शादी के बाद जब पत्नी घर आती है पति के, तो क्या होता है कि हस्बैंड समझाएगा कि देखो हमारे यहाँ की ये नियम है, आपको पर्दे में रहना है, आपको साड़ी पहननी है, आपको हंस के तेजी से बातें नहीं करनी है, आपको पिताजी को सुबह सुबह चाय देनी है, आपको कपड़े धोने हैं, हमारी सेवा करनी है, आप कितनी भी थकी हो लेकिन आप हमारे लिए खाना जरूर बनाएंगी। ये वहाँ के उनके घर के इथिक्स हैं, उनके घर के रीति रिवाज हैं। ध्यान देना, ये उनके घर के इथिक्स हैं, उनके घर के रीति रिवाज हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी पर्सनली हस्बैंड की, वो कहलाती हैं नैतिकता, यानी कि मोरलिटी। नैतिकता का मतलब हस्बैंड क्या कहेगा कि मेरा फ़ोन मुझसे बिना पूछे मत टच करना, मेरे दोस्तों से मुझसे पूछे बिना मत बात करना, मैं जब सुबह खाना खाने को बैठूं नाश्ता करने को तो मुझे ब्रेकफास्ट पे चाय मिलनी चाहिए, उसके साथ में कुछ टोस्ट वगैरह मिलने चाहिए। ये किसके इथिक्स हैं? ये उस पर्सन के, इंडिविजुअल के। तो इंडिविजुअल के इथिक्स को हम कहते हैं कि ये नैतिकता है, ये मोरालिटी है। समझना, नैतिकता क्या होती है? किसी एक व्यक्ति से संबंधित होती है, और नीति शास्त्र क्या होता है? पूरे परिवार से संबंधित होता है। कहने का मतलब कि परिवार का नीति शास्त्र से ही नैतिकता निकलती है। कैसे निकलती है? अब परिवार में सिखाया गया बच्चे को कि पत्नी के साथ आपको कैसे डील करना है, तो पति वैसा ही तो डील करेगा। यानी कि आप अब एक बात बताइए, परिवार से क्या निकला है? नैतिकता। यानी कि नैतिकता क्या है? नीति शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। यानी कि सभी नैतिकताएं नीति शास्त्र नहीं हो सकती। ध्यान देना, सभी नैतिकताएं नीति शास्त्र नहीं हो सकती, लेकिन सभी नीति शास्त्र, उल्टा बोल दिया मैंने, कि सभी जो नैतिकताएं हैं वो नीति शास्त्र होती हैं, लेकिन सभी जो नीति शास्त्र हैं वो नैतिकता नहीं होती। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल्स को दर्शाती है नैतिकता, और नीति शास्त्र पूरे के पूरे परिवार को दर्शाती है। इतनी बातें आप समझ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि नीति शास्त्र क्या होती है, मतलब एथिक्स क्या होती है, और मोरालिटी क्या होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सामान्य तौर पर इसकी क्या परिभाषा है या इसका क्या उपयोग है। तो वही बात जो हमने आपको बताया, ये बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। इन सारे चीज़ों के मध्य डिफरेंस को क्रिएट करता है और आपको एक डिसीजन लेने के लिए अच्छे विकल्प उपलब्ध कराता है। ये होता है एथिक्स। एथिक्स का किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है उसकी डिसीजन मेकिंग को सही बना देना। जैसे आप में से कई सारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम हमारी एकेडमी से जुड़े तो उनका यही प्रश्न होता था कि सर आप जो ये
क्लासेस करा रहे हैं, क्या ये सच में आप पूरी क्लासेस कराएंगे? क्या सच में आप सर इन क्लासेस को हर हाल में कंप्लीट कराएंगे? तो हमने आपके इस प्रकार के भ्रम को दूर करने के लिए क्या किया? हमने आपको स्पष्ट करके बता दिया कि सर जो श्री आईएएस एकेडमी है वो वास्तव में ना तो संसाधनों से कम है, ना ही उसको मनी की चिंता है और ना ही उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। जब इन तीन चीज़ों की उसे ज़रूरत ही नहीं तो हम परमानेंट चलते रहेंगे। यानी कि ये चीज़ें हमको सोचने के लिए किसने बताया? इथिक्स ने। ये कहाँ से हमारे अंदर विचार आए? इथिक्स ने। हम क्यों फ्री में पढ़ा रहे? क्योंकि इथिक्स है। हम क्यों आपकी मदद कर रहे? क्योंकि इथिक्स है। यानी कि ये हमें बता रहा है कि हम आपसे पैसा न लें। ये हमें बता रहा है कि हम कोविड-19 के पेंडेमिक में जितने भी घर इकोनॉमी से डिस्टर्ब हुए हैं उनके बच्चे अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। और ये हमें बता रहा है कि आज के कोविड-19 के पेंडेमिक में अगर हम आप जैसे बच्चों से पैसा लेंगे तो ये अनुचित है। अब प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, सर क्या अन्य के लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है? तो आ रहा होगा, लेकिन लोभ है ना, लालच है ना, ये चीज़ें इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। हमें लोभ और लालच है नहीं। इतनी बातें आप समझ गए? तो ये डिसाइड करती है एथिक्स। यानी कि आप कभी जीवन में जब डिसीजन लेते हैं, आप परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मदद पहुंचाती है एथिक्स। क्लियर? इतनी बातें समझ गए? अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि नैतिक सिद्धांतों की ये एक ऐसी प्रणाली है जो सही और गलत, अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित के मध्य डिफरेंस क्रिएट करने में सहायक होती है। और इस सहायता की वजह से समाज में शांति आती है, समरसता आती है और स्थिरता आती है। यानी कि ये समाज में सहिष्णुता को जन्म देती है और सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रमोट करती है। क्लियर? ये जवाबदेहिता के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से, सहानुभूति के माध्यम से, सत्यनिष्ठा के माध्यम से और संवेदना के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। हम इन सारे वर्डों को पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बट अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि एथिक्स के ये बेसिक फीचर होते हैं कि उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें ऑनेस्टी होती है, प्रोबिटी होती है, उसमें एम्पैथी होती है, उसमें इंटेग्रिटी होती है, उसमें कंपैशन होता है। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, अब आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है सर, हमने आपका ये बातें समझ ली कि एथिक्स क्या है, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। अब आप हमें ये बता सकते हैं कि एथिक्स का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ? तो देखिए, अभी तक ये कहा जाता है कि कोई इसका एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि सबसे पहले एथिक्स कहाँ से ओरिजिन हुआ। माना ये जाता है कि जो ग्रीक स्कॉलर हैं सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, उन्होंने सबसे पहले एथिक्स को डिफाइन किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि वास्तव में जो एथिक्स है, यानी कि जो इसको एथिकोस बोलते हैं, कि वो किस तरीके से आया, उसने किस तरीके से लोगों को प्रमोट किया और लोगों के अंदर तर्क और चिंतन की पद्धति को जन्म दिया। वो कहते हैं हमेशा सोक्रेटिस कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, मतलब कि बिना किसी जीवन को चेक किए जीते रहना ये एक तरीके से मूर्खता है। कहने का क्या मतलब कि होता है ना कि हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, अपना जीवन काटते हैं। सुबह ढेर सारा खाना खा लिया, शाम को मूवी देख ली, फिर सुबह उठे, फिर ढेर सारा खाना खा लिया, फिर उन्होंने मूवी देख ली और इसी से अपनी ज़िंदगी वो काटते रहे। ये क्या है? उनकी लाइफ का कोई गोल नहीं फिक्स है। उन्होंने अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी लाइफ का वास्तव में पर्पस क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं और लाइफ में वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता है ना कि आपको आईएएस बनना है, आपको पता है कि आपको सोशल सर्विस करनी है, आपको पता है कि आपको विवाह बाद में करना है, पहले सोसाइटी की हेल्प करनी है। यानी कि आपकी लाइफ एग्जामिन है। यानी कि एग्जामिन लाइफ वास्तव में क्या है? एथिक्स का रिजल्ट है।
किसी भी व्यक्ति को अगर ये पता है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, तो सुकरात कहते हैं कि वास्तव में उसे पता है कि इथिक्स क्या है और इथिकल लाइफ क्या है। और इनके इसी आइडिया को आगे चलकर इनके जो शिष्य थे, उनका नाम था प्लूटो, उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। और प्लूटो के जो शिष्य हुए अरस्तु, उन्होंने भी इनके विचारों को विस्तारित किया। और ये जब इन्होंने विचारों को विस्तारित किया, तो अब आप बताइए, आपने कल ही पढ़ा था हमारे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ रहे थे रेनेसा, पुनर्जागरण, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इनके चिंतन ने यूरोप में प्रबोधन को जन्म दे दिया। क्यों? क्योंकि रैशनल थिंकिंग आ गई थी, ये सोचने लगे थे, ये क्वेश्चन करने लगे थे, पोप से करने लगे थे कि पोप साहब आप कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में जो अर्थ है वो सेंटर में है और सन उसके चारों ओर राउंड कर रहा है। क्वेश्चन ही तो था। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आया जब व्यक्ति ने अपनी लाइफ को एग्जामिन करना शुरू किया। उसने खुद को जाना। खुद को कब जाना? जब उसने पुनर्जागरण देखा, जब उसने धर्म के उस आडंबर पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया, जब उसने पोप की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया और खुद को ये कहने लगा कि अब हम पहले जानेंगे तब मानेंगे। समझ गए? ये रीजन कहाँ से आया? वहीं से एथिक्स की शुरुआत हुई है। इसीलिए मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट होंगी, तो आप इसको हल्के में मत लेना। और आपने लिया भी नहीं हल्के में, और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस को किया है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। ये भी समझ गए कि किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ और कैसे ये आगे बढ़ती गई। अब यहाँ पे दो बातें फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं कि अब अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि साहब नैतिकता यानी कि जो इथिक्स है और जो मोरालिटी है, उनमें क्या एक सामान्य डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि जो एथिक्स है वो वास्तव में सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, यानी कि सोसाइटी के मापदंड है। जो मोरालिटी है वो वास्तव में पर्सन के, इंडिविजुअल के नॉर्म्स हैं। क्लियर? यानी कि मोरालिटी किसी व्यक्ति से संबंधित है और जबकि नैतिकता किसी समाज से संबंधित है। नैतिकता व्यापक है और जो मोरालिटी है वो एकनिष्ठ है, यानी कि ये व्यक्ति आधारित होती है। इतनी बातें आप समझ गए कि वास्तव में इथिक्स क्या है, इथिक्स के संदर्भ में क्या क्या विचार हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और नैतिकता क्या है। क्लियर? चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तो अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है साहब, हमने ये बातें समझ ली, अब हमें आप ये बता दीजिए कि जो इथिक्स ये है, ये वास्तव में कब राइट होती है, कब रॉन्ग होती है, यानी कि राइट और रॉन्ग को देखने के लिए हमें किन किन मापकों को अपनाना पड़ता है और उन मापकों के अनुरूप हम किस तरीके से इथिक्स को जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब हम ये पढ़ते हैं ना कि इथिक्स में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो ये सोसाइटी डिपेंड करती है, उस समय का काल डिसाइड करता है, समय डिसाइड करता है। जैसे एक समय क्या था कि सती प्रथा राइट होती थी, ठीक, एक समय आज क्या है, सती प्रथा रॉन्ग है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब जब नए ज्ञान की अनुभूति व्यक्ति को होती है तो वो चीज राइट और रॉन्ग में तब्दील हो जाती है। समझ गए? जैसे एक समय क्या था कि समलैंगिकता को हम क्या कहते थे कि ये रॉन्ग है। समलैंगिकता का मतलब ये होता है कि समान लिंग के लोग आपस में संबंध बनाएं, विवाह करें। जैसे सिंपल सी बात है कि कई बार आपने देखा होगा कि लड़के लड़के आपस में विवाह करते हैं, आपस में वो संबंध बनाते हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में संबंध बनाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समलैंगिकता। क्लियर? इस चीज़ में आपको, क्योंकि होता है कई बार है कि हमें ये वर्ड नहीं पता होते हैं, और हम जब वर्ड नहीं पता होते हैं तो हम क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ें समझ गए। तो पहले ये गलत होता था, आप एक हिसाब से देखिए ना, वैसे भी गलत है कि लड़का और लड़के के साथ संबंध क्यों बनाएगा, लड़कियां लड़कियों के साथ संबंध क्यों बनाएंगी, उनके साथ क्यों विवाह करेंगी, क्यों वो अपोजिट जेंडर के साथ में अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती, तो क्योंकि ये अनैतिक माना जाता था उस समय। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने 377 के तहत इसे नैतिक करार दिया है, तो ये नैतिक हो गया। समय ने, परिस्थितियां जैसे जैसे बदली वैसे वैसे सोसाइटी के इथिक्स भी चेंज होने लगे, लोगों की मोरालिटी भी चेंज होने लगी।
इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि हमने एथिक्स पढ़ लिया, एथिक्स का ओरिजिन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ें। तो अब पढ़ते हैं हम एथिक्स के टाइप्स, यानी कि वास्तव में जो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, ओरिजिन हमने देख लिया, उसके संदर्भ में जो विचार हैं उनको देख लिया, तो अब ये हम देख सकते हैं कि एथिक्स के टाइप कौन कौन हैं। और जब हम एथिक्स के टाइप को पढ़ लेंगे तब प्रश्न आएगा कि वास्तव में एथिक्स के संदर्भ में कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है, उसको देखते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उन बातों के अनुरूप हम कैसे कहेंगे कि ये जो कंडक्ट है ह्यूमन का वो राइट है और ये जो कंडक्ट है ह्यूमन का वो रॉन्ग है। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं वास्तव में एथिक्स के टाइप क्या क्या हैं। तो वास्तव में कहा क्या जाता है कि एथिक्स जो है वो मूलतः 4 टाइप से संबंधित है। देखो कोई किसी ने बताया नहीं है, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि एथिक्स में 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है हमारा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। आपको इंग्लिश भी याद रखनी है, याद कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है। इंग्लिश इसीलिए होता है ना, हिंदी मीडियम में यही एक प्रॉब्लम आती है कि उनको इंग्लिश पता नहीं होती तो बातें वो समझ नहीं पाते। कई बार इंग्लिश में चीज़ें लिखी होती हैं और हम समझ नहीं पाते, हालांकि हम हिंदी इंग्लिश आपको दोनों बताएंगे। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब ये होता है वर्णनात्मक एथिक्स। क्लियर, यानी कि वर्णन करना। अभी इसकी परिभाषा भी बताएंगे। ठीक। दूसरी हमारी इसमें होती है नॉर्मेटिव एथिक्स। क्लियर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं। तीसरी हमारी एथिक्स क्या होती है यहाँ पे, तीसरी हमारी एथिक्स है मेटा एथिक्स। ठीक, मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव का मतलब होता है मानकी या निर्देशात्मक, 2 शब्द यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तीसरी हमारी मेटा एथिक्स, इसको हम बोलते हैं अधिनीति शास्त्र। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमने आपको नोट्स में दे रखी हैं। चौथा हमारा है क्या, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स, इसको बोलते हैं फलित नीति शास्त्र। फलित वैसे ये गूगल का ट्रांसलेट है, जबकि आपको हमेशा इसमें जो पूछा जाता है वो आता है व्यवहारिक नीति शास्त्र। ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आपका जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है हमारी एथिक्स में। ठीक है। आपका जो मेटा एथिक्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसमें सारी की सारी जो थ्योरीज हैं, यानी कि एजेंट थ्योरी क्या है, एक्शन थ्योरी क्या है, डेंटोलॉजी थ्योरी क्या है, कांट, अरिस्टोटल, जॉन्स रॉयल्स, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन अप्रोच, फेमिनिज्म, ये सब आते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में। अभी बताएंगे, ये हमारा कल का पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में वहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। अधिनीति शास्त्र जो है हमारा, ये वास्तव में शब्दावलियों से रिलेटेड है कि गुड क्या है, बैड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कंपेशन क्या है, फ्री विल क्या है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है अधिनीति शास्त्र। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी तो मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि ये चारों को कहाँ डिस्क्राइब किया जाता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइप में वो है अप्लाइड। ये आपका न केवल केस स्टडी में काम आता है बल्कि आपकी डेली लाइफ के साथ साथ आप जब इसमें ट्रेडिशनल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, सिविल सेवकों को किस तरीके से नैतिक होना चाहिए, यानी कि ये व्यवहार बताता है कि जितनी भी हमने एथिक्स पढ़ी है ना, नॉर्मेटिव के अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, मेटा के अंदर, उन सब को एग्जाम्पल के रूप में, प्रयोग के रूप में इम्प्लीमेंट कराती है अप्लाइड एथिक्स। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इसी का टॉपिक है, यानी कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से करेंगे। इतनी बातें आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, आपको एक एक एथिक्स के टाइप को अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। आपसे परिभाषाएं नहीं पूछेगा, बट हम आपको फिर भी डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ पता रहे। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। क्लियर। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब हमने अभी आपको बताया क्या था, वर्णनात्मक नीति शास्त्र। ठीक है। अगर आपको देगा तो यही देगा, वर्णनात्मक। नाम से समझ में क्या आ रहा, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। किस चीज को, मान लीजिए सीधे सीधे कोई बात लिखी है, सिंपल सी बात है, ये लिखा है कि समाज में चोरी करना पाप है। ठीक है। समाज में चोरी करना पाप है, ये जो लिखा है ना, समाज में चोरी करना पाप है, इसी को बस ये पढ़ के बता देगा
कि साहब समाज में चोरी करना पाप है या समाज में हिंसा करना पाप है, तो इन चीजों को बस ये बताएगा, यानी कि नाम का उल्लेख करेगा, जिक्र करेगा। जैसा हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको इथिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी कि इथिक्स कितने टाइप की होती है। तो यही होता है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। सिंपल सा मतलब है ये, और कुछ नहीं करता। ये नहीं बताता कि ये गुड है या बैड है, ये नहीं बताता कि चोरी का क्या मतलब है, पाप का क्या मतलब है, ये कुछ नहीं बताता। ये सिर्फ ये बताता है कि साहब समाज का एक नियम बना है, इसका नियम का नाम है समाज में चोरी करना पाप है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। इतनी बातें समझ गए। अब हमारी इसी में दूसरी एक इथिक्स के टाइप आती है, उसका नाम है क्या, नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स का मतलब होता है क्या, मानकी नीति शास्त्र। अब नाम से आप समझ जाएंगे, मानकी का मतलब क्या होता है, मानक। मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उस समय के मापदंड। अब आप बताइए, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या दिया है, उस एग्जाम्पल में दिया है कि समाज में चोरी करना, ठीक है, पाप है। ध्यान देना, समाज में चोरी करना पाप है। अब ए ने चोरी कर ली, ठीक है, ए ने चोरी कर ली, तो ए ने जो चोरी की है वो पाप है या पुण्य है, ये कौन बताएगा। तो चोरी कर ली, चोरी करने के बाद जो न्याय में जो जरूरी है कि ये चोरी करना पाप है कि पुण्य है, इन सारी चीजों को बताता है नॉर्मेटिव एथिक्स। समझ रहे, नहीं समझ पाए, देखिए सिंपल सी बात। मान लीजिए हमने कहा कि श्री IAS एकेडमी में फालतू के मैसेज करना पाप है, ठीक है, हमने आपको ये कह दिया। तो ये जो हमने आपको बताया, ये वास्तव में पाप क्या है जो बताया, पूरी लाइन ये थी आपकी डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। यानी कि हमने बस बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि भाई सुन लीजिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने उसमें फालतू के मैसेज कर दिए। तो हमने क्या कहा कि फला शख्स ने, ए ने ये मैसेज किया, इसलिए ये पापी है। ये मत सोचना आप पापी हैं, आप पापी नहीं हैं, ये पापी है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है नॉर्मेटिव इथिक्स। अब ये डिसाइड कैसे करता है कि ये पापी है कि नहीं है, इसके लिए कई सारी थ्योरी हैं। थ्योरी कौन सी है, एजेंट थ्योरी और एक्शन थ्योरी। मतलब कार्य डिसाइड करेगा कि वास्तव में उसका जो कार्य था वो उचित था, अनुचित था। उसका पर्पस डिसाइड करेगा कि वो उसका कार्य उचित था, अनुचित था। ये सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे काफी डिटेल से। बट यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सिर्फ डिस्क्राइब करना, नॉर्मेटिव का मतलब है उस डिस्क्राइब किए हुए वस्तु को या शब्द को अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है तो ये बताना कि वो सही है या गलत। इतनी बातें समझ गए, चलिए ये चीजें हो गई। अब तीसरा देखो, इसी से अंतर्ग्रंथित है तीसरा क्या है, मेटा एथिक्स, ठीक है। मेटा एथिक्स क्या करता है, हमने अभी आपको अधिनीति शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं, हमने अभी आपको क्या बताया, समाज में चोरी करना पाप है, हमने आपको ये बताया। तो ये जो पाप है ना, ये जो पुण्य है ना, ये जो चोरी है ना, यानी कि ये जो शब्द छिपे हुए हैं इसमें, इन शब्दों को एक्सप्लेन करता है मेटा एथिक्स। क्लियर? कहने का मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे राउंड करें, ठीक, तो पूरा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, बताइए, पूरा स्टेटमेंट कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। ए ने अगर चोरी कर ली है तो क्या कहलाएगा, नॉर्मेटिव एथिक्स। चोरी जो है, पाप जो है, ये क्या कहलाएगा, मेटा एथिक्स, ठीक है। अब कोई व्यक्ति रोज चोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने काम में चोरी कर रहा है, तो इन सब को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना रहा है वो कहलाएगा अप्लाइड एथिक्स। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। अप्लाइड का मतलब होता है अपने जीवन में उतारना। अब बात यह कि ये बुरी चीज है, तो बुरी चीज उतारेगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा नीति शास्त्र बनेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आप भूल भी जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे सीधे सीधे परिभाषा नहीं पूछेगा कि आप हमें अधिनीति शास्त्र बताइए, आप हमें अप्लाइड नीति शास्त्र बताइए, कुछ नहीं पूछेगा। जहाँ क्वेश्चन पूछेगा हम वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे। क्लियर?
अब आप बताइए, आपने ये चीज़ें पढ़ ली, समाज में चोरी करना पाप है, ए ने चोरी की, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जो एथिक्स के द्वारा जो मापदंड बनाए गए, वो मापदंड क्या हर परिस्थिति में उचित ही होते हैं, या उनको देखते वक्त हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई व्यक्ति आपको टच नहीं करना चाहता, ठीक है, बट वो धोखे में टच कर लेता है। कोई व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहता बट आपको वो देख लेता है, तो ये क्या होती है, वो पाप नहीं है। जैसे कई बार कई बच्चे हमसे कहते हैं कि सर क्या हमने मतलब कोई कृत्य किया, कोई मान लीजिए कोई कृत्य किया और हमारा इंटेंशन नहीं था वो काम करने का, बट वो हमसे हो गया, तो क्या हम पाप हैं? नहीं। जैसे आप कभी जा रहे होते हैं रास्ते में और धोखे में कोई एक कीड़ा आपके पैरों के नीचे आ गया, आपको नहीं पता था, तो वो पाप नहीं है। पाप कब है? जब आपने किसी कीड़े को पकड़ा और उस कीड़े को पकड़कर उसको खूब मारा, उसकी पिटाई की, उसको रुला दिया और रुलाने के बाद उसको बेचारे को मार दिया, वो पाप है। यानी कि जानबूझकर करना कोई भी कृत्य पाप कहलाता है। क्लियर? यानी कि वो चीज हमारी क्या होती है, एथिकली रॉन्ग होती है। जैसे सिंपल सी बात है, आप में से जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, हमारी श्री आईएएस एकेडमी से आप लोग ऐड हैं। अब अगर हम क्या करें कि आपको बेवजह ही डांटने लगे, बेवजह डांटने का मतलब कुछ भी नहीं, आप सब लोग ग्रुप में हैं, हमने पर्सनली एक एक को मैसेज किया, बोला कि आप पागल हो, हालांकि आप लोग पागल नहीं हो, किसी को लिखकर भेजा कि आप मूर्ख हो, तो ये जो चीजें हो रही ये क्या हो रही हैं, ये जानबूझकर हो रही, यानी कि हम पापी हो गए, हम एथिकली क्या है, रॉन्ग हो गए, क्योंकि हमें आपको पर्सनली मैसेज करके डिस्टर्ब करने का राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने अगर सोते वक्त में आपको मैसेज कर दिया, हम नींद में हैं और हमारे बगल में फ़ोन रखा है और हमने आपको मैसेज कर दिया, धोखे में चला गया, मॉर्निंग में जब हमने देखा तब तक आपके 7-8 रिप्लाई आ चुके थे, जिसमें अच्छी अच्छी गालियां भी निहित थी और जिसमें अच्छे अच्छे संबोधित वर्ड भी निहित थे। हमें बाद में पता चला कि अरे वो हमसे गलती में हो गया, सपने में हमने किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर? तो ये जो चीज़ होगी ये हमारी पाप नहीं मानी जाएगी, इससे हम एथिकली रॉन्ग नहीं कहेंगे। क्लियर? अब आपको एक बात बताएं, जैसे आप अपने जीवन में हमेशा कई सारे लोगों को देखते होंगे, कोई आपका जानबूझकर दिल दुखा देता है, कोई अनजाने में दिल दुखा देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन गलत है, उसका इंटेंशन गलत है। जैसे कई बार आपने कई वीडियोस देखे होंगे, टिकटॉक में आपको देखने को मिलेगा कि कई बार लोग किसी को देख रहे होते हैं, लड़के को या लड़की को लगता है कि वो मुझे देख रही है, ऐसा नहीं है, वो देख कुछ और रही होती है, लेकिन हमारा ये लगता है कि नहीं वो हमें देख रही, और हम क्या कह देते हैं, अरे वो जो आदमी है ना, वो जो लड़की है ना, बहुत बेकार है। बिना सोचे समझे जज कर लेना, इथिकली राइट और रॉन्ग का डिसीजन दे देना, ये इथिक्स नहीं कहती। इथिक्स कहती है कि जब आप किसी भी चीज को ये चेक करें कि ये चीज गुड है या ये चीज बैड है, ये चीज राइट है या ये चीज रॉन्ग है, तो कुछ बातों को ध्यान में रखें। उन्हीं बातों को हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी न केवल एथिक्स से रिलेटेड किताबों में बल्कि लाइफ से रिलेटेड जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आप अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है, तो वो बातें कौन कौन सी हैं? वो बातें हैं, पहली हमारी फ्री विल। फ्री विल का क्या मतलब होता है? फ्री विल का मतलब ये होता है कि जिसके पास सोचने की क्षमता ही ना हो, थिंकिंग प्रोसेस ही ना हो। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब क्या? जैसे जानवर है, जानवर को क्या पता होता है कि ये चीज़ें गुड हैं या ये चीज़ें बैड हैं? उसको नहीं पता होता है, उसकी जो आदत है वो करेगा। सिंपल सी बात, आपने कई बार कई वीडियो देखे होंगे, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, विगत कई वर्ष पुराना वो वीडियो था। उसमें एक पर्सन क्या था कि वो चिड़ियाघर गया था, चिड़ियाघर में ऐसे ही शेर को देख रहा था, अचानक वो चिड़ियाघर में शेर की उस मांद में गिर जाता है धोखे से। अब वो पर्सन उस चिड़ियाघर के शेर के उसमें पिंजड़े में गिर गया। भीड़ क्या कर रही थी? भीड़ उसका वीडियो बना रही थी और वो बेचारा पर्सन हाथ पैर जोड़ा किसके सामने? शेर के सामने। अब आप बताइए, शेर के सामने आप हाथ पैर जोड़ोगे, उसके पैर पकड़ोगे, शेर मान जाएगा? नहीं मानेगा।
उसके अंदर सोचने की क्षमता थोड़ा ना है। उसके पास आप गए, शेर भूखा था, उसने आपको मारा, मारकर खा गया, तो क्या आप ये कहेंगे कि शेर दोषी है? बताइए, आपको लगता है शेर दोषी है? शेर दोषी नहीं है। दोषी कौन है? दोषी है वो भीड़, वो पब्लिक जिसके अंदर सोचने की क्षमता थी, जो उस पर्सन को बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब आप यहाँ पे शेर को गोली नहीं मार सकते, और अगर आपने शेर को गोली मार दी तो आप गलत हुए, ना कि शेर। ध्यान देना, ये चीजें होती हैं। कई बार होता है कि हम जिंदगी में कई सारे डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन में हम गलती किसकी कह देते हैं? गलती सामने वाले की थी। मान लीजिए किसी से आपका प्यार हुआ, प्यार काफ़ी अच्छा आपका चल रहा है, लेकिन अचानक एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी बात को लेकर, ठीक है? और वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि उस पर कोई थिंकिंग ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके पास फ्री विल नहीं थी, आपके पास अच्छे से सोचने की क्षमता होती है, लेकिन उस समय आपका दिमाग काम नहीं किया। आपने अपनी प्रियतम पे, अपनी प्रियतमा पे यूं ही शक कर लिया कि बताओ तुम किससे बातें कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे बात करने की, जबकि वो बात किसी और से कर रही थी, बात किसी और इंटेंशन से कर रही थी, लेकिन आप ये समझ बैठे कि अच्छा वो ऐसे कर रही थी, और आपने उसी दिन उसको ब्रेकअप बोल दिया, दोबारा उससे कभी मिले ही नहीं लाइफ में। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये गलत है, ये इथिकली रॉन्ग है। बिना देखे, बिना सोचे समझे आप डिसीजन नहीं लेंगे, और अगर आप लेते हैं तो आप गलत कहलाएंगे। ये समझ गए? फ्री विल। दूसरा इसमें एक एलिमेंट आता है जिसको बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज का क्या मतलब? कई बार होता है कि हमारे अंदर फ्री विल तो होती है, सोचने की क्षमता होती है, बट ये ज्ञान नहीं होता कि ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे सिंपल सी बात, आप अपने बेटे को, छोटे बच्चे को, किसी मोहल्ले के बच्चे को आप मोबाइल दे दें, ठीक है? उस पर्सन के अंदर क्या है? उसके अंदर सोचने की क्षमता है, लेकिन अभी ये ज्ञान नहीं है कि इस मोबाइल का हमें क्या करना है। उसने मोबाइल को लिया, पटक पटक के उसको तोड़ दिया। अब उसने पटक पटक के तोड़ दिया तो आप उसको थोड़ा ना पटकेंगे फिर। और होता ही यही है, आजकल के माता पिता अगर उनका मोबाइल बच्चा तोड़ देता है तो बच्चे को पटक पटक के तोड़ते हैं, उसको डांटते हैं। अरे भाई, उसको क्यों डांट रहे हो? उसको ज्ञान होता तो मोबाइल तोड़ता? नहीं तोड़ता। उसको फ्री विल तो थी, उसको अगर कोई बताता जिंदगी में तो उसको फ्री विल तो पता थी कि अच्छा ये मोबाइल हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे दोष किसका हुआ? मोबाइल का, उस बच्चे का, या आपका जिसने उस बच्चे को मारा? तो आपका दोष है। क्यों आप उस बच्चे को मार रहे हो? तो इसलिए गलत कौन हुआ? आप गलत हुए। तो आज से कोशिश ये करना, कभी भी अपने बच्चों को इन फ्यूचर में मत डांटना। मतलब जब आपकी शादी होगी तब बच्चे होंगे ना, या जिनके बच्चे होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर अभी तो मैंने शादी की ही नहीं है और आप पता नहीं कहाँ से मेरे बच्चे ले आ रहे हो। ऐसा बात नहीं है। मतलब कभी ना कभी तो होंगे, और जब कभी होंगे तो आज ही से आप प्रिपेयर हो जाइए कि बच्चों की परवरिश हमें कैसी करनी है। मैंने कई सारे माता पिताओं से मैं मिला हूँ, वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा मारते हैं, क्या कहें। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको रियलिटी बताऊं कि आज तक हमारे फादर ने हमारे घर में किसी को भी हाथ नहीं उठाया, किसी को भी नहीं मारा आज तक। मतलब कुछ भी हो जाए, कितने भी गलत से गलत हम लोग कृत्य कर लें, हालांकि आज तक गलत किए नहीं हैं, एक ही दो कृत्य ऐसे रहे हैं जो काफ़ी गलत रहे हैं, लेकिन उसमें भी बस डांट ही पड़ी है, और डांट वो भी थोड़ी मोड़ी। और उस डांट में भी हम बहस कर लेते थे स्वच्छंद होकर, क्योंकि काफ़ी रॉयल फैमिली है हमारी। मतलब ज़्यादा इन चीज़ों पे वो नहीं करते हैं कि हाँ नहीं हम पिता हैं और आप बच्चे हो हमारे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लोग डांटते हैं, लोग मारने भी लगते हैं। अरे तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, उसने को मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे ही घर की घटना है। मेरे भाई का बर्थडे था, तो हमारे पिताजी ने भाई को गिफ्ट में एक स्कूटी दी, ठीक है। स्कूटी जो होंडा की आती है, तो स्कूटी दी, वाइट कलर की स्कूटी। जब स्कूटी उसको दी तो स्कूटी जिस दिन आई तो उसी दिन हमारे चाचा का लड़का, उसने मेरी माँ से चाबी मांगी कि चाबी आप हमें दे दीजिए बड़ी मम्मी, और हम क्या करते हैं स्कूटी चलाते हैं। मेरी माँ ने उसको मना नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ को भी नहीं पता था कि स्कूटी में क्या सिस्टम होता है। अब स्कूटी भाई ने ली, उसने स्कूटी में जहाँ चाबी लगाई और जहाँ उसने सेल्फ स्टार्ट किया और एक्सीलेटर लिया, स्कूटी आगे बढ़ गई, और इतनी तेज आगे बढ़ गई कि आगे जाकर वो दीवार से टकरा गई। फर्स्ट डे, अभी कोई इसमें ड्राइविंग नहीं हुई, कोई लंबी ड्राइव नहीं ली गई, ठीक है।
आकर बस गाड़ी खड़ी ही हुई थी, अभी उसका इंश्योरेंस का कागज भी नहीं बना था, बट उस बच्चे ने बिना अनजाने में उसने गाड़ी का एक्सीलेटर ले लिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उसने एक्सीलेटर क्यों लिया? उसने सोचा कि जिस तरीके से मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर लेने से मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ती, जब तक उसमें गियर ना डालो तब तक हो सकता है कि स्कूटी में भी हो, जबकि स्कूटी में गियर का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, उसमें तो एक्सीलेटर आप लेंगे गाड़ी अपने आप बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर क्या था? फ्री विल थी, लेकिन नॉलेज नहीं था। अब यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए? उस बच्चे को मेरी माँ के द्वारा कुटाई करनी चाहिए, उस बच्चे को मेरे पिता के द्वारा कुटाई करनी चाहिए थी, उस बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा कुटाई करनी चाहिए थी, और क्या कुटाई करना उचित था? अब आप बताइए। पहले तो आप बोल सकते थे कि हाँ कुटाई कर दीजिए, क्या अब उचित था? नहीं था। और एक और बात बताएं, जो गाड़ी थी वो जब आगे दीवार से टकरा गई, रगड़ गई जमीन में, तो उससे क्या हुआ? क्योंकि बच्चा छोटा है, मतलब ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं जो गाड़ी को संभाल पाए, और स्कूटी को आप समझ सकते हैं, तो गाड़ी में स्क्रैच आ गए काफ़ी ज़्यादा। मानी नई गाड़ी, और नई गाड़ी में जरा सा भी स्क्रैच आता है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्क्रैच आ गए, आगे भी आ गया, बैक में भी आ गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे पिताजी ने उस बच्चे को एक डांट भी नहीं लगाई, मेरी माँ ने उसको एक डांट भी नहीं लगाई, भाई ने भी बिल्कुल नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि वो तीनों ये बोलने लगे, अरे भाई गाड़ी ही तो है, कम से कम उसकी जान तो बच गई ना, और वैसे भी उसको थोड़ा ना पता था कि स्कूटी में सिस्टम होता है। ये क्या है? ये इथिक्स ही तो है, ये इथिक्स के वो मापदंड ही तो हैं जो ये बता दिए उस सज्जन को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माँ को, कि हाँ वो बच्चा गलत नहीं है, वो बच्चा अपनी जगह पे सही है, दोष बच्चे का नहीं है, दोष हमारा है कि हमने उसे ये नॉलेज नहीं दिया, दोष मेरी माँ का है जिन्होंने उसको नहीं बताया। और यहाँ पे माँ का भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भी स्कूटी चलानी थोड़ा ना आती है, उनको भी एक्सीलेटर का प्रोसेस थोड़ा ना पता था। दोष पिताजी का है, लेकिन पिताजी का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस समय वहाँ पे थे नहीं। दोष भाई का भी नहीं है, क्योंकि उस समय वो भी नहीं था। ऐसे केस स्टडी सॉल्व की जाती है। ये सारी की सारी केस स्टडी हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे पर्सनली लाइफ से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी सारी इस केस स्टडीज को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि यानी कि नॉलेज ना होना किस तरीके से किसी व्यक्ति के जो कंडक्ट हैं, जो एथिक्स हैं, उसको डिसाइड करा देते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। अब तीसरा यहाँ पे आता है क्या? हमारा वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपको पता है इस माफिया का ये काम हमें नहीं करना है, बट उस माफिया ने आपके सर पर एक तरीके से बंदूक तान दी, बोला अब साइन करते हो, अब साइन कर रही हो कि नहीं कर रही हो? अगर आप साइन नहीं कर रही हो तो हम आपके बच्चे को मार देंगे, अगर आप साइन नहीं कर रहे हो तो हम आपके पिता को किडनैप कर लेंगे। फिल्मों में देखा होगा आपने, लेकिन फिल्मों में हीरो तो हिम्मती होते हैं, वो साइन ही नहीं करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हीरोइज्म नहीं चलता है। आप कहोगे ठीक है साहब हम कर दे रहे हैं। अब आपने जो ये साइन कर दिया, क्या ये इथिकली गलत है? नहीं गलत है, ये इथिकली सही है। क्यों भाई? सर पे बंदूक रखी है, जिंदगी दांव पे लगी है, और हम कह रहे हैं कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। अरे भाई साइन कर दो, बाद में देखा जाएगा। अब इस पे डिबेट हो सकती है कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन करंट के हिसाब से आप समझो कि नहीं करना चाहिए था। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन होगी कि हम पहले से ही माफिया को समझ जाएंगे, हम पहले से ये चीज़ें समझ जाएंगे, सिक्योरिटी अपनी मजबूत कर लेंगे, वो बात की कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग मान लीजिए कई बार होता है ना कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई लड़की है, ठीक है, वो लड़की कई बार गलत कृत्य नहीं करना चाहती, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो गुंडे होते हैं उस लड़की को स्वतः ही उस गलत कृत्य के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे? कभी उसकी माँ को किडनैप कर लेंगे, कभी उसके भाई को किडनैप कर लेंगे, कभी उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगेंगे, तब वो लड़की मजबूरी बस करती है। और अगर मजबूरी बस वो लड़की या वो लड़का कोई कृत्य करता है तो उसे आप पापी नहीं कह सकते, आप उसे इथिकली रॉन्ग नहीं कह सकते। आपकी फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया और आपसे कहा जा रहा है कि आतंकवादी कह रहे हैं कि आप बम लगा कर आइए, तो आप वहां बम अगर लगाने जा रहे हैं तो इथिकली गलत नहीं है, इथिकली वो सही है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये आगे की बात है जब आपको पढ़ाएंगे, क्या कि 6 लोगों की आप फैमिली अपनी बचाने के लिए क्या 60 करोड़ लोगों को दांव पे लगा देंगे?
है ना, इसको यूटिलिटेरियन अप्रोच बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे, बट अभी आप यहाँ समझ जाइए कि ये चीज़ें गलत नहीं होती। क्लियर? चलिए, अब हमारा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है हमारा इग्नोरेंस का। इग्नोरेंस का मतलब कि हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे सिंपल सी बात है, आप में से कई सारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े इथिक IAS एकेडमी से, तो कई सारे बच्चों को कई प्रकार के प्रश्न हुए। कईयों के दिमाग में कैरेक्टर को लेकर सवाल उठे कि मास्टर जी ऐसी ऐसी बातें कैसे कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जो बच्चे IAS की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको लग रहा था कि प्यार मोहब्बत की बातें ही क्यों कर रहे हैं। बाद में उनको धीरे धीरे पता चला कि हाँ, मास्टर का कैरेक्टर इन चीज़ों से अलग है और मास्टर जो चीज़ें पढ़ा रहा है वो वास्तव में हमारी पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। और ऐसे एग्जाम्पल आने ही चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग वुमेन पर बात करते हैं तो लोग नहीं कहते हैं कि वो नारीवादी व्यक्ति हो गया, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ की हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर जाते हैं, कोई डिवाइस हम परचेज करते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई डिवाइस फर्स्ट टाइम परचेज की, हमें नहीं पता होता कि मैसेज कैसे फॉरवर्ड करना होता है, कैसे सेव करना होता है, कैसे कॉपी करना होता है, और धोखे में मैसेज चला जाता है। कई बार धोखे में कॉल चली जाती है। तो ये जो धोखे में गया ना, ये गलत नहीं है, रियलिटी में अगर हो गया तो गलत है। क्लियर? जैसे आप, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल आप लोग एक घटना सुनते होंगे ओयो होटल को लेकर। जो ओयो होटल है आजकल इसकी काफ़ी गलत एडवर्टाइज होती है। क्या कि यहाँ पर कई सारे लोग क्या करते हैं, कैमरे लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लड़का और लड़की प्राइवेसी या कपल वहाँ पे रहने जाते हैं तो उनकी प्राइवेसी को हर्ट किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो आप बताइए, जो लड़का लड़की को लेकर गया ओयो होटल में, तो क्या वो लड़की उस लड़के को दोषी बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उस लड़के को पता ही नहीं था कि इस कमरे में कोई कैमरा लगा हुआ है। या वो लड़का क्या इस लड़की को दोषी बनाएगा? नहीं। दोषी कौन हुआ? वहाँ का मैनेजमेंट। समझना, यही तार्किकता आपको लानी है धीरे धीरे। दोषी कौन हुआ? वहाँ का मैनेजमेंट। हाँ, दिक्कत क्या होती, कई बार कई लड़के करते हैं इस चीज़ को, आपने कईयों बार सुना होगा, लास्ट में लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है लड़कों के द्वारा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या करते हैं कई बार कि बॉयफ्रेंड लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो बना देते हैं, लेकिन लड़की को पता नहीं होता है। और तब जो ब्लैकमेल किया जाता है उसको हम कहेंगे कि ये साहब इथिकली रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अनजाने में अगर हो गया तो वो इथिकली रॉन्ग नहीं है। क्लियर? इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको देते हैं, हालांकि हमने बहुत पहले दिया था। सपोज कीजिए कि आप एक तरीके से अमेरिकन हैं। ठीक है, आप अचानक से सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब में क्या है कि पब्लिकली किस करना अलाउ नहीं है, बट आपने अपने कपल के साथ में ही है, वहाँ पर आपने पब्लिक प्लेस में किस कर लिया। तो ये इथिकली रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, वहाँ के रूल्स एंड लॉज के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि वहाँ जाने से पहले आपको वहाँ के रूल पता होने चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है कि आप में से जितने भी बच्चे हैं, जब आप लोग कभी ब्रिटेन जाएंगे या कभी मालदीव जाएंगे तो आपको पता होगा कि फुल पैंट शर्ट में वहाँ नहीं जाएंगे। अब मालदीव में समुद्र में आप नहाने जाओगे तो फुल पैंट में नहाओगे, जाके फुल टी शर्ट में नहाओगे? अरे भाई, आप स्विमिंग सूट पहनोगे या तो ऐसे ही नहाओगे जैसे हम लोग तालाबों में नहाते हैं। क्लियर? अब वहाँ पे कोई व्यक्ति कह दे कि बताइए आप इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, ठीक है, आप फुल कपड़े क्यों पहने हैं, तो ये चीज़ें नहीं वहाँ पे मेंटेन करती हैं। सिचुएशन डिपेंड करती है कि हमको वहाँ पे वो नॉलेज पता थी। जैसे आपको सिंपल सी एक बात बताऊं कि कई बार क्या होता है कि आप लोग टेलीग्राम पे अपने अपने नाम इनकोड किए होते हैं। कभी ए के कोई लिखा होता है, कभी बी के लिखा होता है, कोई सी के लिखा होता है, कोई कभी विदेशी नाम लिखा होता है, कभी कोई कुछ लिखा होता है। हमको लगता है कि ये लड़का है, हमको लगता है ये लड़की है, और हम कई बार लड़का समझकर उस पर्सन को डांट देते हैं, कई बार लड़की समझकर उसे डांट देते हैं। बाद में पता चलता है कि ना वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी। बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं, वो लड़का था। तो क्या है, क्या हमें पता था? नहीं पता था। जैसे कई बार हम आपको डांटते हैं कि आप लोग A4 के साइज के पेपर में लिखिए आंसर, तो आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ना सही हो, बट हम डांटते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर आपको डांटते हैं, हम इसलिए डांटते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। यानी कि इग्नोरेंस भी डिसाइड करता है कि कौन सा कंडक्ट इथिकली राइट है और कौन सा कंडक्ट इथिकली रॉन्ग है। ठीक, चलिए
अब हमारा आता है पांचवा कंडक्ट। पांचवा हमारा क्या, पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। कई बार होता है जुनून लोगों को सवार होता है, पढ़ाई का जुनून। जैसे आप लोग पढ़ाई के जुनून में जब तैयारी करने आए तो कई लोग मिले आपको रास्ते में, कई भटकाने वाले मिले, कई छलने वाले मिले, कई आपको डिस्टर्ब करने वाले मिले। तो उन छलियों के साथ आप छल गए तो क्या आप दोषी हैं? नहीं दोषी हैं, लेकिन आपके पिताजी क्या कहेंगे, आप दोषी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी कंडीशन अभी। आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम में फेल हुए क्योंकि आप किसी दूसरी कोचिंग में चले गए, उस पर भरोसा करके पढ़ने चले गए, लेकिन आपको पता चला कि नहीं वो वहाँ पे गलत थी। ठीक है, तो वो कोचिंग गलत है ये आपको नहीं पता था, यानी कि आपको नॉलेज नहीं था, तो आप इथिकली रॉन्ग नहीं हुए। अब जुनून की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा पति पत्नी को आप देखेंगे, या आपने रुस्तम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो रुस्तम मूवी में क्या होता है कि अक्षय कुमार जब अपनी पत्नी को किसी अन्य पर्सन के साथ में कंप्रोमाइज सिचुएशन में देखते हैं तो उस कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन को देखकर वो अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाते और गोली चला देते हैं। इस कंडक्ट को आप इथिकली रॉन्ग नहीं कह सकते। हो सकता है कि एक्शन उनका ये जायज़ ना हो, एक्शन उनका गलत हो सकता है कि उनको पहले पूरी घटना को समझना चाहिए था, तब गोली चलानी चाहिए थी। जैसे आपने अभी अगरतला के डीएम को देखा होगा, अगरतला के डीएम के अंदर क्या था, जुनून था। ठीक है, और जुनून में वो गए, पंडित जी को थप्पड़ मार दिया, जुनून में गए उन्होंने विवाह समारोह को रद्द कर दिया, जुनून में गए उस महिला के ऊपर अपना ही लेटर फाड़ के फेंक दिया। तो ये कंडक्ट उनका क्या था, इथिकली रॉन्ग था। कानूनी सही हो सकता है, समझ गए, इसीलिए उनके ऊपर जांच बैठी, इसीलिए उनको वहां से हटाया गया। ऐसी चीजें आपको करंट में बहुत मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। जैसे अभी आपने छत्तीसगढ़ के डीएम को देखा होगा, उन्होंने क्या किया था कि एक बच्चे का फोन तोड़ दिया था। तो फोन तोड़ना इथिकली रॉन्ग है। आपने बिना उसकी सिचुएशन को जाने, बिना नॉलेज लिए आप उसको ऐसा नहीं कर सकते थे। जुनून में आकर आप किसी को मार नहीं सकते थे, तो ये गलत है, समझ गए। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कई लोग ये कह देते हैं कि नहीं साहब कंडक्ट सही है, जुनून मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी और के साथ में देख ले। तो बात ठीक है, कई जगह पर सही होता है, लेकिन उसके लिए कई सारी थ्योरीज काम करती हैं। उन थ्योरीज को हम आगे आपको पढ़ाएंगे, और इसी चीज़ को दिखाने के लिए तो ये मूवी बनी थी कि वास्तव में इसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बाद में केस आता है, सॉल्व होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है। ठीक, फिर बात आती है दो तीन चीज़ें। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपके मोहल्ले में पड़ोस में होंगे जो मेंटल डिसऑर्डर से प्रेरित लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो दिमाग से मान लो थोड़ा सा वो होते हैं डिस्टर्ब, वो बच्चों को मारने लगते हैं, कभी पत्थर फेंक के मारेंगे। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर पर्सन आपको मिल गया, उसने आपके ऊपर फेंक कर पत्थर मारा, तो आप उसको नहीं मारेंगे, आप उसको लड़ाई नहीं करेंगे उससे, और वो गलत नहीं है, गलत आप हैं, क्योंकि उसको नहीं पता है कि भाई क्या सही है क्या नहीं सही। आप बताइए, क्या उसके पास फ्री विल है? नहीं है। क्या उसके पास नॉलेज है? नहीं है, क्योंकि उसका नॉलेज और फ्री विल तो मेंटल से कंट्रोल होता है ना, उसका मेंटल ही जब डिसऑर्डर में है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। कई बार होता है हम लोग रोड में जाते हैं, किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हम कहते हैं अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई हमको बोलने की, वो कैसे ही अपने आप को ऐसा बोल सकती है, मेरे को पत्थर क्यों फेंक के मार दिया। तो आप उसे गलत नहीं कह सकते, ठीक है, वो सही है उससे कहते। क्लियर। कई बार आपने देखा होगा कि कई योद्धा जो होते हैं, वॉरियर्स जो होते हैं, वो युद्ध में अगर जीत जाते हैं तो खुशी मनाते हैं, हार जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो जो सुसाइड कर लेते हैं तो आप उन्हें कायर नहीं कह सकते हो, वो उनके अंदर का जुनून होता है, उनके अंदर का एक लगन होती है कि आखिरकार हम क्यों ये हुए। हाँ, एक तरीके से बाद में भी कह सकते हैं कि उसने सुसाइड किया, गलत है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कंडीशन कौन कौन सी थी। क्या उसके पास कोई विकल्प और था? तो पता चलता है कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी सोसाइटी ये कहती है कि अगर आप हार कर आते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं, और अगर किसी सोसाइटी में पराजित व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो वहाँ पे इथिकली एक तरीके से रॉन्ग नहीं होगा। समझ गए? यानी कि इतनी बातों से आप कई सारी चीज़ें समझ गए। मोटे तौर पर ये कि किसी भी बात को हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ये नहीं कहेंगे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है।
क्लियर, इतनी बातें आपको पता चल गई। अब हम एक बार क्या करते हैं, आपको सारी चीज़ों को ओवरव्यू दिखा देते हैं कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो कैसे पढ़ी हैं। आप इन लोगों को देख रहे हैं, इन चित्र को मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये सज्जन देखिए कैसे उठा रहे हैं, इनको बड़ी मेहनत लग रही है, ये तो बेचारे बोझ के तले दब जा रहे हैं, इनका गिरने वाला था और इन्होंने दोनों हाथों से देखिए ज़बरदस्त तरीके से उठाया है। मतलब मैंने पिक्चर्स इसीलिए इसको लगाया, बड़ी अच्छी मुझे पिक्चर लगी थी। तो हमने आपको ये तो सारी चीज़ें बताई दी हैं। नीति शास्त्र क्या होती है ये हमने आपको कंप्लीट ही करा दिया, परिभाषा भी हमने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। मानवीय के साथ संबंध क्या, मतलब मानव के साथ क्या क्या संबंध है, विवेक से कैसे डिसीजन लेता है, तर्क संगत क्या होता है, ठीक है। सरोगेसी के बारे में आपको नहीं बताया लेकिन बता देंगे उसको भी, ठीक है। फिर हमने आपको और भी कई सारी चीज़ें बताई, प्रकार क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है ना, अधिनीति शास्त्र वगैरह सब कुछ, यही सारी चीज़ें हम इसमें लिखी हुई हैं। बात ये होती है ना कि अगर हम आपको देख देख के पढ़ाएंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा और जो भाषा शैली का प्रवाह है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई होंगी, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है क्या कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति हमने पढ़ लिया था, हमने ओरिजिन भी इसका पढ़ लिया। हाँ, जो यहाँ प्रश्न उठता है वो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, वॉलेंट्री एक्शन, इग्नोरेंस, पैशन। आप सोच रहे होंगे सर इसमें इंग्लिश क्यों है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इंग्लिश बुकलेट से हम हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसीलिए नोट्स को हमें अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो हम चाहते तो आपको इंग्लिश वाली बुकलेट ही शेयर कर देते, बट वही है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से समझ में थोड़ा ना आएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट जो हमारा इसी का पार्ट है, लास्ट क्या, प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं, उन शब्दावलियों को हम देख लेंगे और शब्दावलियों को देखने के बाद हमारा ये टॉपिक फिर एक हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं शब्दावलियों को, लेकिन इससे पहले शब्दावलियों को हम देखें, इन सारी चीज़ों को बेसिक रूप से कवर करते हैं, ठीक। देखिए, कई बार आप लोग हमेशा नित्य अपने जीवन में कई वर्ड सुनते हैं। एक वर्ड आप सुनते होंगे विश्वास, एक वर्ड आप सुनते होंगे मूल्य, एक वर्ड आप सुनते होंगे सहानुभूति, एक वर्ड आप सुनते होंगे क्या, सिद्धांत। कहा नहीं जाता वो सिद्धांत परक राजनीति है। कई बार आप सुनते होंगे नैतिकता, कई बार आप सुनते होंगे मापदंड। तो इन वर्ड का बेसिक मतलब क्या है आज हम आपको ये बता देंगे, बाकी हम डिटेल में इन वर्ड को आगे कराएंगे। हम आपको जब मूल्य वाला टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो मूल्य वाले में ये सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। तो आपको यहाँ पे चिंतित नहीं होना है कि जो विश्वास आज आप पढ़ा देंगे क्या वो लास्ट है, बिल्कुल भी नहीं, आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे, क्लियर। तो देख लेते हैं सबसे पहले विश्वास के बारे में, आखिरकार विश्वास होता क्या है। सामान्य तौर पर आप बताइए विश्वास क्या होता है। विश्वास का सिंपल सा मतलब होता है किसी के ऊपर हमें आस रखना। जैसे मैं एक बार कहीं पर पढ़ रहा था, विश्वास का मतलब होता है विष भी और आस भी, यानी कि जहर भी और उम्मीद भी, ठीक है। विश्वास का मतलब ये है। सिंपल सा अगर हम एथिक्स की भाषा में बात करें तो विश्वास किसी कम्युनिटी, किसी समाज या किसी सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भावना या किसी प्रेरणा के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसको ही हम कहते हैं ये विश्वास है। जैसे आपको विश्वास है कि श्री IAS एकेडमी आपको सक्सेस दिलाएगी, क्या है, दृष्टिकोण ही तो है। कैसा दृष्टिकोण है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है। मुझे विश्वास है कि हम आप सबको IAS बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि दृष्टिकोण ही तो है। आपकी मेहनत को जब हम देखते हैं, आपकी लगन को जब देखते हैं, आपकी निष्ठा को जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि सच में आप IAS बन जाएंगे। तो ये विश्वास ही है ना। विश्वास क्या करता है कि ये कई कथाओं से बनता है, कई मिथकों से बनता है, कई लोक गीतों से बनता है, तो कई परंपराओं से मिलता है। कई बार तो अंधविश्वास भी विश्वास के रूप में आ जाते हैं कि हाँ, उन बाबा के पास जाएंगे, उस मजार में चादर चढ़ाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, उस टेम्पल में जाएंगे, इस धागे को गले में पहनेंगे, इस मोती को हाथ में पहनेंगे या इस अंगूठी को हाथ में पहनेंगे, इस नग को अगर पहन लेंगे, शनिवार को ये काम करेंगे, मंगलवार को भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये विश्वास ही है। और इस विश्वास को कौन सहजता है, कौन इनको तार्किकता देता है? इनको तार्किकता देती हमारा इतिहास, हमारे कुछ तथ्य, कुछ किंवदंतियाँ, कुछ हमारे पुराण, कुछ हमारी महाभारत,
ये बताते हैं कि वास्तव में राम और रावण का युद्ध हुआ था। ये बताते हैं हिंसा और अहिंसा की गतिविधियां पहले से चली आ रही। ये बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये बताते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ये हर एक चीज बताते हैं, किंवदंतियों से पोषित होते हैं। तो इन्हीं से बनता है हमारा विश्वास। ये भावनाओं को जन्म देकर एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ना कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि श्री आईएएस एकेडमी कुछ भी हो सकती है, लेकिन धोखेबाज नहीं हो सकती। अगर हमने आपसे वादा किया है तो करेंगे, लेट हो सकते हैं लेकिन करेंगे जरूर, करके रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। विश्वास, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछता है, विश्वास न्यूनता से क्या अर्थ है। आप में से कई सारे बच्चों ने किया भी है। तो विश्वास का मतलब जब समझ गए, न्यूनता का मतलब क्या, कमी, यानी कि किसी समाज में, किसी समूह में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना को लेकर अगर कमी आती है तो उसे हम कहते हैं विश्वास न्यूनता, यानी कि विश्वास की उसमें कमी आई। क्लियर। चलिए अब दूसरा वर्ड आता है हमारा क्या, मूल्य। मूल्य आप हमेशा कई बार सुनते होंगे, हालांकि हमने आपको मूल्य के बारे में पहले ही पढ़ाया। मूल्य को आप ऐसे समझिए, मूल्य एक तरीके से आप मुद्रा समझते हो। मूल्य का मतलब क्या होता है, कुछ चुकाया जाए उसके बदले में। कुछ चुकाने का मतलब क्या होता है, इसमें त्याग होता है, इसमें समर्पण होता है। जैसे कहा नहीं जाता है कि कुछ के कुछ मूल्य हैं। मूल्य का मतलब अच्छा आप बनिए, आप बुरा मत बनिए, आप अपनी बातों के लिए प्रतिबद्ध रहिए, आप ईमानदार बनिए। ये मूल्य हैं, किसी समाज के मूल्य हैं कि किसी भी पर्सन का जो चरित्र हो वो पवित्र हो, वो नारी के प्रति सम्मान का भाव अपना दृष्टिगत करे, वो हर एक व्यक्ति में समता का भाव देखे। ये उस समाज के मूल्य हैं। और मूल्य जहाँ भी आएंगे ना, वहाँ पे एक वर्ड हमेशा आपको मिलेगा, चाहिए। कहा नहीं जाता है कि तुमको उसके जैसा बनना चाहिए, तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस इंस्टीट्यूट की कुछ वैल्यूज़ हैं, उस पर्सन के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो उनसे आप सीखेंगे। समझ गए? कहने का मतलब ये अच्छे बुरे, वांछनीय और अवांछनीय संबंध के अंतर्गत व्यक्ति के भीतर के महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो स्थायी होते हैं। जैसे आप में से कई सारे बच्चों के मूल्य होंगे कि चोरी नहीं करना है, लेकिन कईयों के मूल्य हैं कि चोरी करना है। जैसे आपका मूल्य है कि रात में सोना और बाबू नहीं करना है, कुछ के मूल्य हैं कि अपनी ज़िंदगी सोना और बाबू में खपाना है। कुछ के मूल्य हैं कि हमें अपने जीवन में आईएएस नहीं बनना है, कुछ के मूल्य हैं कि हमें आईएएस ही बनना है। ये सबके अपने अपने मूल्य हैं। कुछ राम की तरह बनना चाहते हैं तो कोई रावण की तरह बनना चाहता है, कोई गांधी की तरह बनना चाहता है तो कोई ब्रिटिश सरकार की तरह बनना चाहता है, कोई हिटलर बनना चाहता है तो कोई मुसोलिनी बनना चाहता है। सबके अपने अपने मूल्य हैं। कोई आतंकवाद संगठन को ज्वाइन कर लेता है तो कोई धर्म का आलिंगन कर लेता है, कोई सत्ता के नशे में मदांध हो जाता है तो कोई सत्ता को ही छोड़ देता है। ये मूल्य ही तो हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो मूल्य से पोषित हैं, एक एपीजे अब्दुल कलाम हैं जो मूल्यों से पोषित हैं, एक सचिन तेंदुलकर हैं जो मूल्यों से पोषित हैं। इनके अपने मूल्य हैं, इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है और इन्हीं मूल्यों से इनका कैरेक्टर बन गया। और आज ये पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सार्वभौमिक हो गए कि हाँ, राजनीति होनी चाहिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह, व्यक्तित्व अगर होना चाहिए तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, क्रिकेट अगर कोई खेले तो सचिन तेंदुलकर की तरह, जहां दुश्मन को भी सम्मान का भाव दे, जहां दुश्मन भी उन्हें सम्मान की नज़र से देखे। तो ये क्या थे? मूल्य थे व्यक्ति के अंदर के। कई बार होता है जब हम रामायण पढ़ते हैं, राम की बातों को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि राम एक आदर्श व्यक्ति हैं, राम पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं। राम के अंदर कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। हदीस जब आप पढ़ते हैं, कुरान शरीफ आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ मोहम्मद साहब के कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। वो वैल्यूज़ ही तो हैं।
जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप ईसा मसीह के विचारों को रसपादित करने की कोशिश करते हैं। जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं तो कबीर के साथ साथ उन सभी जितने भी उस समय भक्ति आंदोलन के संत थे, गुरु नानक से लेकर हर एक व्यक्ति के उन वचनों से अपने मस्तिष्क को वचनामृत करते हैं। तो ये सारी चीजें मूल्य ही तो हैं। समझ के मूल्य क्या है, बाकी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे कि मूल्य क्या होते हैं। बट अभी आप इतना बस समझिए परिभाषा मूल्य, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं मूल्य क्या होते हैं। इम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड से, जो मैंने आपको बताया। अब हमारा अगला फीचर है इसमें मापदंड। मापदंड सिंपल सा आप जानते हो कि कोई एक क्राइटेरिया बना दिया गया, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने नॉर्म्स को बताना पड़ता है। कोई सोसाइटी है, उसने क्राइटेरिया बना लिया कि यहाँ पे नशे का आदि लोगों को अनुमति नहीं है। किसी ने क्राइटेरिया बना लिया कि लड़की का विवाह 21 वर्ष में करेंगे। किसी ने क्राइटेरिया बना लिया कि जब तक लड़की IAS नहीं बन जाएगी तब तक उसका विवाह नहीं करेंगे। यानी कि मापदंड हमने बना लिए। ये मापदंड कई बार रीति रिवाज से बनते हैं तो कई बार परंपरा से बनते हैं। तो इन परंपरा और रीति रिवाजों से बने मापदंडों को समाज का ताना बाना कहते हैं। जैसे किसी समाज में क्या है कि लड़की का विवाह 18 वर्ष में कर देना चाहिए। किसी समाज में क्या है कि 21 वर्ष तक लड़की कम से कम एक बच्चे को जन्म दे दे। हर एक जगह पे अलग अलग रिचुअल्स हैं। कई जगह पे नियम क्या है कि लड़का जो है वो लड़की के घर पे रहेगा। तो रिचुअल्स ही तो हैं, इन्हीं को मापदंड कहते हैं। फिर बात आती है सिद्धांत की। तो एक बात बताएं आपको, जो मूल्य हैं, ठीक है, जो विश्वास है, जो इथिक्स के साथ जो मोरलिटी है, ये समय के साथ बदल सकती है। यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है। एक मूल्य था सत्यनिष्ठा। एक बात बताइए, सत्यनिष्ठा हमारे यहाँ मूल्य है, लेकिन चोरों की गैंग में सत्यनिष्ठा मूल्य थोड़ा ना होगा। हमारे यहाँ मूल्य है क्या, हिंसा नहीं करनी है, लेकिन आतंकवादियों के लिए मूल्य क्या है, हिंसा ही सर्वे सर्वा है, जिहाद ही सर्वे सर्वा है। यानी कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जो कहीं नहीं बदलते। हर एक सोसाइटी में, हर एक समाज में उनकी उतनी ही इज्जत है। उन मूल्यों को क्या कहते हैं, उन्हें ही हम प्रिंसिपल कहते हैं, उन्हें ही हम सिद्धांत कहते हैं। और जब व्यक्ति सिद्धांत परक राजनीति से विमुख हो जाता है तो वो पतन का शिकार होता है। गांधी ने कहा है, आपने देखा होगा ना, गांधी का यही 7 पापों में से एक पाप यही है, सिद्धांत परक राजनीति होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना बिना सिद्धांत परक राजनीति करते हैं। तो सिद्धांत का मतलब आप समझ गए। अब आप पहली बात याद करो, जो फर्स्ट टाइम आज की क्लास हमने शुरू की थी, हमने आपको क्या बोला था, नैतिक सिद्धांत। यानी कि नीति शास्त्र क्या है, नैतिक सिद्धांतों का एक पुंज है। यानी कि वो सिद्धांत जो सार्वभौमिक हैं उनकी बात करता है, निष्पक्षता की बात करता है, सत्यता की बात करता है, समानता की बात करता है, सत्यनिष्ठता की बात करता है, पारदर्शिता की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है। ये ऐसे विचार हैं जो दुनिया के हर एक कोने में लागू होते हैं। ये सार्वभौमिक हैं। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तो आपको ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है। बाकी हमने आपको नैतिकता के बारे में बता ही दिया था कि नैतिकता क्या होती है, नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। फिर भी हम एक बार आपको इंडिविजुअल रूप से एक बार नैतिकता को और बता देते हैं, ताकि आपका एक बार नैतिकता से रिलेटेड टॉपिक पूरा कवर हो जाए। वहाँ हमने नीति शास्त्र के साथ में डिफाइन किया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है, वैसे पूछेगा नहीं नैतिकता का क्या मतलब होता है। तो नैतिकता क्या होती है कि ये नीति शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। यानी कि नीति शास्त्र के अंदर कई सारी नैतिकताएं होती हैं, वो मिलकर नीति शास्त्र बनाती हैं। यानी कि नीति शास्त्र का एक पार्ट है नैतिकता, जिसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सभी चीज़ों के द्वारा ह्यूमन कंडक्ट को एनालिसिस किया जाता है। और समय के साथ साथ ये नैतिकता बदलती रहती है। आज नैतिकता ये है कि बड़ों को सम्मान करना चाहिए, छोटे बच्चों का। आगे चलकर नैतिकता आएगी कि बड़ों को सम्मान नहीं करना चाहिए। आज नैतिकता क्या कहती है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। पहले नैतिकता क्या कहती थी, समलैंगिकता अपराध है। आज क्या है कि पब्लिक प्लेस में किस करना
अलाउ नहीं है कुछ जगहों पे, आगे चलकर फ्री सोसाइटी हो जाएगी। आज क्या है, छोटे कपड़े पहनना अलाउ नहीं है, लेकिन आगे चलकर छोटे कपड़े अलाउ हो जाएंगे। पहले क्या था, मोबाइल फ़ोन बच्चों को बिगाड़ देगा, आज घर घर मोबाइल हो गया है ना। तो नैतिकता समय के साथ बदलती रहती है, यानी कि ये समय और संस्कृतियों से श्रेष्ठ होती है। जैसे जैसे नया ज्ञान आता रहता है वैसे वैसे नैतिकता अपना नया नया रूप लेती रहती है। क्लियर? सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को एग्जाम में नकल मिल रही है करने को, ठीक है, तो क्या वो नैतिक रूप से गलत होगा? नहीं गलत होगा। अब अगर वो व्यक्ति जानबूझकर नकल कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर उसको मिल रही है तो गलत नहीं है। सिंपल सी बात है। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई कृत्य करना नहीं चाहते, बट हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उस कृत्य को संपादित करते हैं और उस कृत्य को क्रियान्वित करते हैं। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, यानी कि आपने एक तरीके से नैतिकता को समझ लिया। अब यहाँ पे एक लास्ट अंतर वो ये कि हमने बता भी दिया ना कि जो नैतिकता होती है, यानी कि जो मॉरलिटी होती है, ये व्यक्ति परक होती है, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी एक नैतिकता होती है, हर व्यक्ति के अपने एक विचार होते हैं, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ नहीं होती। कई बार आप ये वर्ड सुनते हैं ना, वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है इसमें विकल्प होते हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन वस्तुनिष्ठ ये नहीं होती, यानी कि इसमें विकल्प नहीं है। इसमें हर एक व्यक्ति का अपनी एक चूज है, वो व्यक्ति जो चाहे उसी हिसाब से अपनी नैतिकता गढ़ ले। वो अगर चाहता है कि दारू पीना अच्छी बात है, जैसे मैं एक दिन एक एडवर्टाइज देख रहा था, आपने भी कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि एक ड्रिंक करते हुए पर्सन से एक व्यक्ति कहता है कि शराब पीना बुरी बात है। वो बोला क्यों? बोला कि आपने इतने लाखों रुपए की शराब पी ली है, इतना पैसा अगर आप जोड़ लेते तो आप अमीर बन जाते। तो व्यक्ति तुरंत क्रॉस क्वेश्चन बोलता है, आप शराब पीते हैं? वो बोलता है नहीं। बोला आप अमीर बन गए? बोला नहीं। तो फिर मेरे को क्यों डांट रहे हो? वो ही कहता है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी नज़र में शराब पीना नैतिक रूप से सही है, लेकिन दूसरे की नज़र में नहीं सही है। तो नैतिकता क्या होती है? व्यक्ति परक होती है, ठीक है। नीति शास्त्र क्या होता है? पूरे समाज, पूरे कम्युनिटी को दर्शाता है, ठीक है। और ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं। सार्वभौमिक कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हम ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी आज की आपने पूरी क्लास कंप्लीट किया। काफ़ी डिटेल में हमने हर एक चीज़ को, हर एक एंगल को कवर किया। आपसे इससे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा। आपको बस क्या करना है, इस कहानी को याद रखना है। आप जब ये पूरी कहानी याद रखेंगे तो आपको आगे काफ़ी मदद मिलेगी। आगे जब हम आपको नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत थ्योरीज को पढ़ाएंगे, एजेंट और एक्शन थ्योरी को, एक्शन थ्योरी में भी कांट के साथ साथ अन्य विचारकों को, डेंटोलॉजी और टेलियोलॉजी को सब हिंदी में बताएंगे, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कहने का मतलब हम काफ़ी ब्रॉड एंगल में हर एक चीज़ डिसाइड पढ़ेंगे। और आप यकीन मानना कि जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे वो आपकी न केवल वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आएंगी, बल्कि आपकी एसे राइटिंग के साथ साथ आपकी एथिक्स की जो क्लासेस हैं वो तो हो ही रही हैं, लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली पूछा जाएगा ना, तो उसमें आप अच्छे से लिख पाएंगे। सोसाइटी के कुछ टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे नारीवाद क्या होता है, नारियों ने किस तरीके से आंदोलन किया, हॉब्स क्या है, लॉक क्या है, हीगल क्या है, रूसो क्या है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब पढ़ा देंगे यहाँ पे हम, ताकि आपको आगे चलकर फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे आज की पूरी क्लास को। काफ़ी अच्छे से हमने आज की पूरी क्लास को कवर किया है, साथ ही हमने हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। हमने ऑलरेडी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ को देखा होगा। नोट्स भी बनाएंगे, काफ़ी सिंपल नोट्स हैं हमने बनाए हैं। तो आपकी ये क्लास आज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नई थ्योरीज के साथ। उन सभी थ्योरीज को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे वैल्यूज़ को भी कवर करेंगे। हमारा इसके बाद जो एक पार्ट और आएगा, 2 से 3 पार्ट में हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि हमें 1 से 7 यूनिट कवर करनी है। काफ़ी छोटी छोटी यूनिट हैं, लगभग हर एक यूनिट के 3 से 4 वीडियो हैं, ठीक है। तो अच्छे से कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिलते हैं फिर मिलते हैं मतलब नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।